बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। जनरल ने मगमूम नज़रों से मेरी तरफ देखा। जब अपना साया ही वफा ना करो तो आदमी किसी से क्या मशवरा करे, लेकिन बेफिक्र रहो, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं और ना ही कभी हो सकेगा कैलियर खान इसराइली मफादात का हामी हो गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बम का धमाका हुआ हो। अगर जनरल टेरेस को इस अजीम राज का इल्म किस तरह हुआ, मुझसे ज्यादा तुम्हारी सलाहियतों से कौन वाकिफ सा अली। मैं जानता था कि तुम मेरे काबू में आने वाले नहीं हो। मैं तुम्हें इसराइल की हमायत करने के लिए आज़ाद भी नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दे सकता था। जिस जबान से तुम्हें दोस्त कहा है, उस जबान को तुम्हारे खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करता। जिन हाथों से तुम्हें गले लगाया है, उन हाथों से तुम्हारी सजा का फरमान किस तरह जारी करता। फिर तुम्हारी रुसवाई का खौफ भी तो दामिन गिर था। अगर ये खबर आम हो जाती तो आइंदा कोई किसी पर एतबार न करता। इसलिए मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा। जानते हो कि मैंने आज ही आज इस तय खाने के मैकेनिज्म में ऐसी तब्दीली करा दी है कि अब ये अंदर से खुल ही नहीं सकता, और अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि कोई हमें बाहर से भी ना खोले। हम दोनों अब यहीं दफन हो जाएंगे अली। मौत जरा मुश्किल से तो आएगी मेरे दोस्त, मगर मुझ पर बेवफाई का इल्जाम तो नहीं आएगा। मैं खुद भी तुम्हारे साथ जान दे दूंगा और तुमसे फलस्तीन से गद्दारी का इल्जाम भी नहीं आने दूंगा मेरे दोस्त। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। क्या तुम पागल हो गए हो जनरल टेरेस? मैंने डूबती हुई आवाज में कहा। तुम तो बहुत अक्लमंद आदमी हुआ करते थे। तुमने तस्दीक किए बगैर इतनी बड़ी बात पर कैसे यकीन कर लिया? जनरल फीके से अंदाज में मुस्कुराया। मुझे मालूम था मेरे दोस्त कि तुम मुझे जुटलाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने यहाँ इस टेप रिकॉर्डर का बंदोबस्त कर लिया था। उसने प्ले का बटन दबाया और टेप रिकॉर्डर के स्पीकर से आवाजें उभरने लगी। ये मेरे और नकीता के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू थी जो आज ही सुबह मैंने नकीता से ख्वाबगाह में की थी। मैं सन्नाटे के आलम में वो पूरी गुफ्तगू सुन रहा था। उस टेप के बाद मेरे जनरल को जुटलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो क्या ये तय खाना मेरा मकबरा बन जाएगा? मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में सोचा। लीग वन की दी हुई तरबियत भी इस वक्त बेकार होकर रह गई थी। मैं अपने डूबते हुए ज़हन को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने वो मुश्किल तमाम अपने हवास यकजा किए और जनरल टेरेस को देखा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के सिवा और कोई तासर नहीं था। तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देना पसंद करोगे जनरल? मैंने कहा और जनरल के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। हम अब भी दोस्त हैं अली, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इसलिए कब हमें यहाँ से निकालने कोई नहीं आएगा। बकौल तुम्हारे अब ये तय खाना हमारा मदफन बन जाएगा। क्या मैं इस अफसोस के साथ मरूंगा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जासूसी करने की कोशिश की थी? जनरल टेरेस संभल कर बैठ गया। मैंने ये सब कुछ इत्तफाकन ही सुना है अली। तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई आला नसब नहीं किया गया था, बल्कि हुआ ये था कि जब तुम गोटेल एयरपोर्ट से गायब हो गए और मेरे इल्म में ये बात आई कि तुम्हारे मुखालफिन की रसाई टेरेस महल के अंदर तक हो गई है, तो मुझे बरकी तौर पर यह सोचना पड़ा कि मुमकिन है महल का कोई और शख्स मुखालफिन का आलाकार बना हुआ हो। चुनाचे मुस्तकबिल में ऐसे किसी खतरे के तदराक के लिए मैंने कई इकदाम किए, जिनसे एक ये भी था कि मैंने महल के हर गोशे में खुफिया दरपर्दा ऐसे हालात नस्ब करा दिए जिनके जरिए कहीं भी की जाने वाली गुफ्तगू सुनी जा सके। एक ऑपरेशन रूम का बंदोबस्त किया गया जहां मेरे इंतहाई खास आदमी मुतय्यन थे। अभी मैंने तुमको जो गुफ्तगू सुनवाई है ये वहीं रिकॉर्ड की गई थी। तो मेरे दोस्त, इस दौरान उस ख्वाबगाह में भी वो हालात नस्ब किए गए थे जो तुम्हारे और तहजीब के लिए मखसूस थे। जब तुम यहाँ आए तो ना तुम मुझे और ना ही कैथी को उनका ख्याल आया, और फिर जब मेरे आदमियों ने तुम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की इतला दी तो मैंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और फौरी तौर पर तुम्हारी ख्वाबगाह से वो आलात हटाने का हुक्म दिया। उसके जवाब में मुझे ये केस पेश की गई। तुम अंदाजा कर सकते हो कि केस सुनने के बाद मुझ पर क्या गुजरी। बहरहाल ये इत्तफाक था और मैं अपने अमले का मशकूर हूँ कि उनकी गलती की वजह से मुस्लिम दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई। मुझसे कहा गया था कि मेरे पास जो ब्रीफ केस है वो डिस्टर्बिंग डिवाइस का काम भी करता है। डिस्टर्बिंग डिवाइस को गैर मौसर करने वाले हालात भी मौजूद हैं और उसकी निशानदेही करने वाले हालात भी हैं होंगे। मैंने बेपरवाही से कहा, इन साइंसी हालात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इस वक्त तो मुझे यहाँ से निकलने की फिक्र लाहक है। यहाँ से बाहर निकलने की वाहिद सूरत यह है कि दरवाजा बाहर से खोला जाए। जनरल ने कहा, मेरा कोई आदमी तो दरवाजा खोलने से रहा और तुम्हारे हमायतियों को इतला मिलेगी तभी वो कदम उठाएंगे जिसका कोई इम्कान नहीं है।
ये वही तय खाना है ना जनरल, जहां लकी अवार्ड को कैद किया गया था। तय खाना तो वही है, मगर अब इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं। तुम यहाँ से बाहर निकलने के तमाम रास्तों से वाकिफ हो, लेकिन अफसोस के कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, सब अंदर ही आते हैं। मुझे एहसास है जनरल, तुमने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा होगा, लेकिन काश इतना बड़ा कदम उठाने से कबल तुमने पूरी तरह तस्दीक तो कर ली होती। जनरल हंसा, तुम सब कुछ कहने के लिए आजाद हो, लेकिन ये याद रखना कि अब किसी बात का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने एक तवील सांस ली। तुम अब भी मुझसे नहीं पूछ रहे हो कि मैं किन मुसाइब से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। तुम बता ही चुके हो कि गोटेल एयरपोर्ट से इराक वापस चले गए थे। हमें गोटेल एयरपोर्ट से अगवा कर लिया गया था जनरल। उसके बाद हमारी आंख एक जजीरे पर खुली। मैं तो खैर वहां से निकल आया, मगर तहजीब और बूढ़ अब भी वहां फंसे हुए हैं। इस वक्त तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर सख्त जिरा करूंगा। जरूर करो जनरल, ये तुम्हारा हक है। जिरा से वो डरता है जो झूठ बोल रहा हो। तुम वहां से मोशी आवड़ के एजेंट बनकर निकले, इस हद तक तो मैं मान सकता हूँ कि तुमने उन्हें धोखा दिया, लेकिन मुझे धोखा देने में क्या मसले थे? कार फरमा थी नकीता, जो तहजीब के मेकअप में मुझ पर मुसल्लत है, इसकी मौजूदगी में मैं तुम्हें हकायक से किस तरह आगाह कर सकता था। ये बात तुम कह रहे हो? जनरल ने हैरत से कहा, नकीता तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे काबू में आ सकती थी। इससे भी कम में जनरल, लेकिन फिर तहजीब और बूढ़ का क्या होता जो उस नामालूम जजीरे पर कैद है। जनरल सोच में पड़ गया। बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्या मोशी आवड़ इतना ही मासूम है कि तुम्हारी बातों में आ गया? मैंने जनरल टेरेस को जजीरे पर पेश आने वाले वाकयात मुख्तसरन बता दिए। वो बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुनता रहा। तो किसी साइंसी तरीके से तुम्हारे नजरियात तब्दील कर दिए गए हैं, जनरल ने एक तवील सांस लेकर कहा। उन्होंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन मुझ पर उनका अमल कारगर साबित नहीं हो सका। जाहिर है मुझसे तो तुम यही कहोगे, जनरल मुस्कुरा दिया। इससे कबल इराक वाली कहानी सुना चुके हो। अपनी कहानी तब्दील करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने संजीदगी से कहा, इसलिए कि हमारे पासपोर्टों पर इमिग्रेशन की मोहरें भी हैं और वीजे भी हैं, जिनसे इस कहानी की तस्दीक हो सकती है जो मैंने तुम्हें पहले सुनाई थी। अब तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा जनरल, जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। जो कुछ भी हुआ और जिस तरह भी हुआ अफसोसनाक है, जनरल ने कहा। फलस्तीन का सबसे बड़ा अमी यहूदियों के लिए काम कर रहा है। मैंने तुमसे कहा है कि मुझ पर नजरियात की तब्दीली के जो अमल किए गए थे वो कारगर साबित नहीं हो सके। जो लोग साइंसी मैदान में इतना आगे हों, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो तुम जैसे दुश्मन को अपना इत्मीनान किए बगैर यूं आजाद कर दे। मोशी आवड़ बहुत चालाक आदमी है। हर तरह के इम्तिहान करने के बावजूद वो मेरी तरफ से मुतमईन नहीं हुआ। नकीता को उसने इसीलिए मेरे साथ लगा दिया है। तुम कहते हो कि तुम पर नजरियात की तब्दीली का अमल नाकाम हो गया, जबकि मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। आखिर ये अमल क्यों नाकाम हो गया? मेरी लाइल्मी में मुझे कुछ दवाएं इस्तेमाल कराई जाती रही थी। मेरा अंदाजा है कि वो दवाएं कुव्वत इरादी को कमजोर करती होंगी। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन शायद ली कुआन का इल्म था। पहले ही दिन उसने मुझे एक खास घास इस्तेमाल करानी शुरू कर दी थी। मैं समझता हूँ कि उस घास का रख इन दवाओं का तोड़ था। यही वजह है कि नजरियात की तब्दीली का अमल नाकाम हो गया। किस किस्म के अफसाने सुना रहे हो अली? क्या तुम समझते हो मैं ऐसी बेसरूपा बातों पर यकीन कर लूंगा? मुझे मालूम था तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने जनरल से कहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक ज़हीन आदमी हो। तुमने एक दरवाजा यकीनन खुला रखा होगा। सारे दरवाजे बंद हैं, जनरल ने बेसाख्ता कहा। तुम खुद चेक कर लो। मैं हंस पड़ा। मेरा मतलब था यहाँ से बाहर निकलने की कोई ना कोई सूरत तुमने जरूर रखी होगी। आदमी इतनी आसानी से खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है अली, लेकिन तुम इस पर किसी तरह अमल नहीं कर सकोगे। बस इतना ही काफी है, मैंने हाथ उठाकर कहा। अब इत्मीनान हो गया, वरना तुम तो सब कुछ तबाह करने पर तुल गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? जनरल टेरेस चौकन्ना नजर आ रहा था। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है। तुमने शायद कभी शिकस्त ना खाई हो, लेकिन मेरे इंतजामात के सामने तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं साबित होगी। लानत है मुझ पर अगर मैं तुम्हारे साथ कोई चाल चलूं, मैंने झुंझला कर कहा। मैं रैंडल की गिरोह को खत्म करने के चक्कर में था, लेकिन खैर मैंने एक ठंडी सांस ली। यही बहुत है कि यहाँ से निकलने की कोई सूरत मौजूद है। तुम यही सोच सोच कर खुश होते रहो, लेकिन यकीन रखो इसके बारे में तुम कोई अंदाजा नहीं लगा सकोगे। तुम अंदाजा की बात कर रहे हो जनरल, मुझे तकरीबन यकीन है कि तुमने यहाँ से निकलने की कौन सी सूरत रखी होगी। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो बताओ क्या सूरत है। जब तुम मुझे ही नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने भी जनरल किसी अंदाज में कहा। मुझे ये इतराफ करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम मेरी जिंदगी अजीरन कर दोगे।
नहीं करूंगा जनरल, यकीन करो, लेकिन तुमने मुझे बहुत मुश्किल में फंसा दिया है। क्या तुमने नकीता को भी गिरफ्तार कर लिया है? तुम्हारी जिंदगी में किसी को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, नकीता को और ना डेविड रेयान को, जो गोटेल में मोशियावड़ के 250 अफराद का सरगना है। तो तुमने ब्रीफकेस खोल ही लिया, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। जहां फौज की निगरानी में काम हो रहा हो वहां ऐसी बातें कोई मसला नहीं होती, जनरल टेरेस ने मैंने खेज लहजे में कहा। अभी तो उस पर मजीद तजर्बात हो रहे हैं। ये क्या हमाकत है जनरल, मैंने मुसरिबाना अंदाज में कहा। जरा सी गलती से वो ब्रीफकेस किसी बम की तरह फट सकता है। फट जाने दो, जनरल ने बेपरवाही से कहा। किसी कामयाबी के लिए खतरात तो मोल लेने ही पड़ते हैं। खतरात मोल लेने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताए देता हूँ। मैंने जनरल को तफसील से ब्रीफकेस के बारे में बताया। सवाल ये है कि मैं इन मालूमात से क्या फायदा उठा सकता हूँ। जो कुछ होना था हो भी चुका होगा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ जनरल, मैंने जो कुछ बताया उससे फायदा उठाया भी जा चुका होगा। यकीन करो कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में फंसने के बावजूद मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझ रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है कि मुझे तुम सा जानिसार दोस्त मयसर है। तुम्हें शायद अब भी उम्मीद है कि लफाजी करके तुम कोई फायदा उठा सकोगे, और तुम भी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कैथी ब्राउन जैसी बीवी मयसर है। मैंने जनरल की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, वरना दुनिया में कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने शोर से इस हद तक ताउन करे। किस हद तक? जनरल ने हैरत से पूछा। वो महज तुम्हारी शरीके हयात ही नहीं, शरीके कार भी है, और जिस मिशन का तुमने बेड़ा उठाया है उसकी इंचार्ज भी वही है। अंदाजे की बुनियाद पर तुम अच्छी बातें कर लेते हो, जनरल ने हंसते हुए कहा, वरना कहाँ ये मिशन और कहाँ कैथी ब्राउन। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुना जा रहा है जनरल, और ये गुफ्तगू सुनने वाली कैथी ब्राउन खुद है। हमें बाहर निकालने या ना निकालने का फैसला खुद वो करेगी। अपनी दानिश में तो तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन जो कुछ तुमने कहा है हकीकत से उसका दूर का भी वास्ता नहीं है। इसके सिवा कोई दूसरी सूरत हो ही नहीं सकती जनरल, और ना ही मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने उससे हटकर कोई कदम उठाया होगा। और अगर वाकई तुमने कुछ और इकदामात किए हैं तो मैं ये कहूँगा कि तुम जैसे शख्स को रियासत का सरबराह होने के बजाय गुस्सियारा होना चाहिए था। जनरल टेरेस की पेशानी पर शिकने पड़ गई। तुम बेजा खुद इतमादी का शिकार हो अली। एक जनरल के ज़हन से सोचो तो तुम्हें बहुत से तरीके नजर आ जाएंगे। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, वरना मैं उस जनरल से सिर्फ सवाल करता कि वो कैथी ब्राउन को किस खाने में फिट करेगा। जनरल ने मुसरबाना अंदाज में पहलू बदला। बिलफर्ज तुम्हारा तजर्बा दुरुस्त है तो भी तुम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकोगे। मेरे और नकीता के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर तुम्हें यकीन करना पड़ा कि मैं दुश्मन कुव्वतों का एजेंट बन गया हूँ, वरना तुम हरगिज यकीन ना करते। और अब भी तुम्हारी ख्वाहिश यही है कि काश ये सब कुछ गलत हो। कैथी ब्राउन की तमन्ना भी यही होगी। क्यों? ऐसा मालूम हुआ जैसे जनरल ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। इस स्टेज पर तुम्हें मुतमईन करने से ज्यादा कैथी को मुतमईन करना मेरे लिए जरूरी है। उसने मेरी खातर अपने शोर को दाव पर लगा दिया है। पूरी तरह मुतमईन हुए बगैर वो भी दरवाजा नहीं खोलेगी। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो अली, जनरल ने पराई हुई आवाज में कहा। आखिर तुम इस हद तक दुरुस्त अंदाजे किस तरह लगा लेते हो? मुझे तहजीब और बूढ़ की फिक्र है जनरल, मैंने ऊंची आवाज में कहा। इस बात की परवाह नहीं कि तय खाना मेरा मदफन बन जाएगा। तुम इस किस्म के मुकालमे बोलकर हमें मुतासर करना चाहते हो ताकि हम तुम्हें यहाँ से निकल जाने दें। तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर मालूम होती हैं जनरल, वरना तुम सबसे पहले तहजीब की फिक्र करते। तुम ठीक कह रहे हो, जनरल ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे वाकई तहजीब की फिक्र करनी चाहिए थी, मगर मैं उस सिलसिले में कर ही क्या सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें यह मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो जजीरा कहाँ है जहाँ हमें कैद रखा गया था। ये कैसे मालूम हो सकता है? जनरल ने कहा। अगर कोई सूरत होती तो तुमने खुद ही मालूम ना कर लिया होता। तुमने मुझे इतनी बोरियत ही कब दी? मैं झुंझला गया। कुछ करने से कबल ये हरकत कर बैठे। फिर बताओ अब मैं क्या करूं? जनरल ने बेबसी से कहा। अब तो तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ कैद हूँ। दफतन मैंने बुलंद आवाज से कहा, तुम हमारी गुफ्तगू सुन चुकी हो। घोटेल के नजदीक किसी ऐसे जजीरे का सुराग लगाने की कोशिश करो जो गैर आबाद हो। मुझे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैंने दोबारा कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरी आवाजें सुन रही हो। इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच सकती है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने जनरल टेरेस को घूर कर देखा। मालूम नहीं तुमने किस किस्म की हिदायत दी है। क्या कैथी को बोलने की भी ममानित कर दी थी? जनरल ने पहलू बदला। वो पहले ही मुतजब्जब नजर आ रहा था। मेरे तजीये ने उसका एतमाद मुतदलदल और कर दिया। वो बस पहलू बदल कर रह गया, मुंह से कुछ नहीं बोला। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे
क्या करना चाहिए। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मेरे लिए तुमसे बेहतर रैंडल साबित हुआ है। तुम्हारे हाथों ना सिर्फ मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा बल्कि तहजीब और बूढ़ की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। जनरल मुझे यूं देखने लगा जैसे उसके सोचने की सलाहियतें जवाब देगी हों। बोलो जनरल, मेरी बात का जवाब दो, मैंने उसे झुंझोड़ कर कहा। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई मुतालबा ही कर सकूं? सफाई का मौका तो बदतरीन मुजरिमों को भी दिया जाता है और तुम फिर मेरे दोस्त हो, जनरल ने कहा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। तो फिर जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं तुम्हारी नजरों में कसूरवार हूँ तो तहजीब बुढ़ ने क्या कसूर किया है? अगर कैथी ने मुझसे गुफ्तगू कर ली तो क्या मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा? अली की हिदायत पर अमल करो कैथी, जनरल टेरेस ने कहा। लेकिन जब तक अली की बेगुनाही साबित ना हो जाए ये यहाँ से निकलने ना पाए। मैं मुस्तकिल हदायत जारी कर रही हूँ जनरल। दफतन एक खाने में कैथी बरोन की आवाज गूंजी जो किसी खुफिया स्पीकर के जरिए नशर हो रही थी। हमारे माहिरीन ने अली के बताए हुए तरीकों पर अमल करके ब्रीफ केस के इसरार मालूम कर लिए हैं। अगर अली ने रहनुमाई ना की होती तो शायद उस ब्रीफ केस के इसरार पर से पर्दा नहीं हट सकता था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि उस चश्मे और ब्रीफ केस में कोई ताल्लुक भी होगा। मुझे बताया गया था ये ब्रीफ केस आवाज और तस्वीरें रिसीव कर सकता है। मुझे मखसूस फ्रीक्वेंसी भी दी गई है जिस पर मोशी आवड़ से मैं किसी वक्त भी राब्ता कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें उससे आगाह नहीं करूंगा। वैसे मुझे अभी तक उसकी एक भी खुसूसियत पर तजर्बा करने का मौका नहीं मिला। उसका तजुर्बा किया जा चुका है, अली कैथी ने कहा। हमारे माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये टेलीविजन रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है। महज इतनी सी बात बता देने से तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती, जनरल टेरेस ने कहा और मैं उसे घूरने लगा। मैंने कब कहा है कि मैं बेगुनाह हो गया हूँ? मैंने नागवारी से कहा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस मौके पर वो भी यही करता। अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बेजरर मालूमात फराहम कर देना कोई मसला नहीं है। तुम अहमक हो। मैंने खुद को बचाने के लिए नहीं, तुम्हारे आदमियों को बचाने के लिए मालूमात फराहम की थी। मैंने ऐसे किसी जजीरे का सुराग लगाने के लिए भी हदायत जारी कर दी है जो तुम्हारे बयान के। कैथी बरोन की आवाज आई। शुक्रिया कैथी, इस वक्त तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। तुम्हें सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है और ये कि तुम तय खाने का रास्ता उस वक्त तक नहीं खोलोगी जब तक कि तुम पूरी तरह मुतमईन ना हो जाओ और जनरल टेरेस भी तुमसे मुत्तफिक ना हो जाए। इसके अलावा तुम्हें मेरी हदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करना होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं अली कि हम पर किस कदर आफतें आ पड़ी हैं। कैथी की अफसुर्दा आवाज आई। मेरे शोर की जिंदगी भी तुम्हारी बेगुनाही से मशरूत हो गई है। मेरा ख्याल तो पहले भी यही था कि मामला बराह रास्त मोशी आवड़ के गोश गुजार कर दिया जाए और फिर उनसे इस सिलसिले में कोई मशवरा तलब किया जाए। बहुत मुनासिब ख्याल है जनाब, डेविड रियान ने कहा। मैं मोशी आवड़ से आपकी बात कराए देता हूँ। वो मुझे और नकीता को अपने ऑफिस से मुल्क अकबी कमरे में लाया जहाँ एक ताकतवर ट्रांसमीटर मौजूद था। चंद लम्हों के अंदर अंदर डेविड रियान रैंडल से राब्ता कायम करने में कामयाब हो चुका था। क्या बात है डेविड? दूसरी तरफ से रैंडल की सख्त आवाज सुनाई दी। तुमने इस वक्त मुझसे क्यों राब्ता किया? मिस्टर अली आपसे कोई अहम बात करना चाहते हैं, डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, अली से बात कराओ। मेरा नाम सुनकर रैंडल की आवाज अचानक ही नरम पड़ गई। मुझे अफसोस है मोशी आवड़ के मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मैंने कहा। परवाह मत करो अली, रैंडल की आवाज में बेपनाह सुकून था। मैं बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार हूँ। जनरल टेरेस ने इस कदर मुकम्मल हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं जो मुझे नाकाबिले शिकस्त नजर आते हैं। नकीता और डेविड रियान का भी यही ख्याल है। अब मुझे तुम्हारा मशवरा दरकार है। कोई बात नहीं अली, रैंडल ने कहा। मुझे हिफाजती इंतजाम की तफसील बताओ, तभी मैं कोई मशवरा दे सकूंगा। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसे हालात नस्ब करवाए हैं जो हथियारों की निशानदेही करेंगे और ऐसे हालात भी हैं जो डिस्टर्बिंग डिवाइस का सुराग भी लगा लेंगे। तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी समझ में आ गई अली, रैंडल की आवाज आई। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि मौका पाकर तुम उन हालात को ही हटा दो? अगर ऐसा मुमकिन होता तो तुम्हें ज़हमत देने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा। मैं खुद ही ये काम ना कर गुजरता। बहरहाल ये बात हैरान कुन है कि जनरल टेरेस के पास ऐसे हालात कहाँ से आए? ऐसे हालात तो हमारे पास भी नहीं है। उसका कहना है कि ये हालात उसने खुसूसी तौर पर गोटेल के साइंसदानों से फरमाइश करके तैयार कराए हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि अब गोटेल के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा, वो बाद में सोचना। इस वक्त तो ये मसला अहम है कि क्या इस सूरत-ए-हाल का कोई तोड़ है? मुझे अफसोस है अली, फौरी तौर पर तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें की जा सकती हैं और उसके लिए मुझे अपने साइंसदानों से बात करनी पड़ेगी। जो कुछ भी करना है जल्दी करें मोशी आवड़, मैंने मुतरिबाना अंदाज में कहा। अगर इसका कोई तोड़ जल्द से जल्द तैयार हो सके तो अच्छा है, इसलिए कि मुझे भी काम करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा।
ठीक है अली, तुम इंतजार करो, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर तुमसे राब्ता करता हूँ, रैंडल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिए। सच्ची बात तो यह है मिस्टर अली के गोटेल के साइंसदानों से इतनी बड़ी तवक्को नहीं की जा सकती, डेविड रियान ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल टेरेस ने आपसे बुल्फ किया हो? बच्चों की सी बातें मत करो डेविड, नकीता ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या तुम्हें गोटेल की आबो हवा रास नहीं आई? जनरल टेरेस को भला अली यार खान से बुल्फ करने की क्या जरूरत है? डेविड जीप गया, उसे एहसास हो गया था कि रवानी में उसके मुंह से एक इंतहाई गलत बात निकल गई है। मैं आप लोगों के लिए काफी मंगाता हूँ। उसने अपनी जीप मिटाने के लिए मौजू बदलने की कोशिश की और फिर खुद ही उठकर कमरे से निकल गया। डेविड रियान को मैं एक बहुत ज़हीन आदमी की हैसियत से जानती हूँ, नकीता ने कहा, लेकिन तुमने सुना इस वक्त किस कदर अहमकाना बात की इसने? ऐसा मालूम होता है कि गोटेल की आबो हवा ने इसकी दानत को जंग लगा दिया है। ये कोई खास बात नहीं, बाज़ औक़ात ज़हीन आदमी के मुंह से भी कोई अहमकाना बात निकल सकती है। और फिर क्या जरूरी है कि वो मेरे और जनरल टेरेस के ताल्लुकात की नोयत से भी पूरी तरह वाकिफ हो? डेविड एक बैरे के साथ वापस आया जो हमारे सामने काफी पाट और प्यालियां रखकर वापस चला गया। सुना तो यही गया है कि जनरल टेरेस और मिस्टर अली के ताल्लुकात मिसाली नोयत के हैं, डेविड रियान ने काफी बनाते हुए कहा। लेकिन बाज़ औक़ात जब आदमी कोई बात छुपाना चाहता है तो अपने करीब तरीन आदमी से भी छुपा लेता है। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर डेविड, तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर डेविड, नकीता के कुछ कहने से कबल ही मैं बोल पड़ा। इंसानी रवैयों के बारे में कोई बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन जनरल टेरेस ने हमसे गलत बयानी नहीं की। वो समझ गई थी कि मैं डेविड से बहस में नहीं उलझना चाहता। ठीक आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। रैंडल ने राब्ता किया था। केमिकल बम इस्तेमाल करना होगा अली, रैंडल कह रहा था। ये मखसूस किस्म के केमिकल बम है जिनका खोल प्लास्टिक का है और तुम इन्हें एक तरह से टाइम बम भी कह सकते हो, इसलिए कि उनमें टाइम बम नस्ब होता है, इसलिए कि उनमें टाइम बम भी नस्ब होता है। वक्त मुइन्ना पर उनके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उनमें से गैस खारिज होने लगती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे बम बनवा दूंगा जो इंतहाई मोहलक गैस खारिज करेंगे और चंद लम्हों के अंदर अंदर किसी भी जानदार को हलाक कर सकेंगे। तुम्हें चाहिए था कि पहले ही बम मेरे हवाले कर देते, मुझे ख्वाह मुखाद देनी कोफ्त उठाना पड़ी, मैंने न खुशगवार लहजे में कहा। रैंडल हंसा, तुम गलत समझ रहे हो अली, अगर पहले इस किस्म के बम हमारे पास होते तो हम जरूर तुम्हारे हवाले कर देते, लेकिन ये तो ताज़ा तरीन नजरिया है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं उसके बारे में तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो? मैंने हैरत से कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास बेहतरीन दिमाग मौजूद है। जब मैंने उनके सामने मौजूदा मसला रखा तो उनमें से एक ने ये नजरिया पेश किया, उससे फौरन ही मुत्तफिक हो भी गए। उन्हें यकीन है कि इसमें नाकामी का 1% भी इम्कान नहीं, इसलिए कि उसमें कोई पेचीदगी नहीं है और ये बहुत सादा तरीके से काम करने वाला बम होगा जिससे कोई धमाका नहीं होगा, कोई टूट फूट नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और नहायत खामोशी से आदमी मौत की आगोश में चला जाएगा। तो फिर ये बम कब तक मुझे मिल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक, रैंडल ने कहा। कल शाम को इसी वक्त तुम डेविड से बम हासिल कर सकते हो। ठीक है मुझे हावर्ड, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। मेरी इंतहाई कोशिश होगी कि मैं उसे महफूज तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल में छुपा दूं। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूं अली, रैंडल ने कहा। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझे ज़हमत दे सकते हो। तहजीब और बूढ़ किस हाल में है मुझे हावर्ड? मैंने धड़कते दिल से पूछा। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं और ना होगी। इस मुहिम के बाद तुम उनसे मुलाकात कर सकोगे। उन दोनों के बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। वो मेरे साथ होते तो ये काम बड़ी आसानी से मैं कर सकता था। तुम खुद समझ सकते हो अली कि हम अपना राज अफशा करके खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं नहीं समझता कि उन दोनों में से कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत कर सकता है। ये बात तुम ज्यादा से ज्यादा बूढ़ के बारे में कह सकते हो। तहजीब की तरफ से हर वक्त खतरा ही लगा रहेगा और अगर मैंने बूढ़ को भेज दिया तो तहजीब अकेली रह जाएगी। नहीं मोशे हावर्ड, मैंने तेजी से कहा। बूढ़ को भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि उन दोनों की तरफ से खतरा टल जाए? तुम इस मुहिम से फारिग हो जाओ, फिर हम इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे, रैंडल ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। क्या तुम्हारे आदमियों में कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जो बूढ़ का मुतबादिल साबित हो सके? मैंने डेविड से कहा। मैंने तो पूरी लिस्ट आपके हवाले कर दी थी मिस्टर अली, और मेरे ख्याल में उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो गोटे हिल के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्मे अमल होंगे। नहीं मिस्टर अली, फिल वक्त हमने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के इनकाद के बाद हम दोबारा सरगर्मे अमल होंगे। खैर, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। डेविड रियान भी हमारे साथ ही उठा। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ आऊँ। हमारे साथ तुम्हारा ज्यादा मंजर आम पर आना ठीक नहीं है, नकीता ने कहा।
आप लोग स्टेट के मेहमान हैं, हमारे होटल में क़याम कर चुके हैं। अगर मैं आपको कार तक छोड़ने ना जाऊं तो होटल की इंतजामिया मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। डेविड ठीक कह रहा है नगीता, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। डेविड हमें पार्किंग तक छोड़ने आया, वो बहुत अलर्ट नजर आ रहा था और उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमारा बॉडीगार्ड हो। तुम बहुत फर्ज शनास मुलाजिम हो डेविड, मैंने कार स्टार्ट करते वक्त मुस्कुरा कर कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। डेविड जवाब में बड़े अदब से झुका और मुस्कुरा कर बोला, कल शाम इसी वक्त मुलाकात होगी जनाब। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शाम के 5 बज चुके थे, मगर गोटेल के मौसम में अभी तक अफ्रीका की आग बरसाते हुए सूरज की तमादत मौजूद थी। एयर कंडीशन कार की अगली नशिस्त पर नकीता मेरे बराबर बैठी थी। गुज़िश्ता कई रोज से मैं एक ही बात सोचे जा रही हूँ अली, अचानक नकीता ने कहा, और वो ये कि अगर तुम इन राहों पर ना आए होते तो बहुत बड़े आदमी होते। ओहो, मैंने बड़ी हैरत से कहा कि अब तुम मुझे छोटा आदमी समझती हो। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम बहुत कामयाब आदमी होते, बे इंतहा दौलतमंद। दौलतमंद तो मैं अभी हूँ नगीता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की दौलत मयसर है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ। खुशकिस्मत तो तुम हो, नगीता ने एक सर दा भर कर कहा, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ माइल हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम मेरी खुशकिस्मती की वजह से मेरी तरफ माइल हो। क्या यह जरूरी था कि तुम इतनी पुरखतर जिंदगी की तरफ आते? नगीता ने अफसुर्दगी से कहा। और क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम अब भी पुरसुकून जिंदगी की तरफ लौट जाओ? सुकून तो उसी वक्त मयसर आता है नगीता, जब आदमी किसी नजरिए के लिए काम करे। बेमकसद जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। कौन जाने अली कि आदमी जिस नजरिए के लिए काम कर रहा है वो सही भी है कि नहीं। जो शख्स इतनी कुव्वत तजजिया से भी महरूम हो, उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तुम अपनी मिसाल ले लो, कल तक तुम जिस नजरिए के हामी थे, आज उसके बरक्स नजरिए के लिए सरगर्मे अमल हो। गलती हो सकती है नगीता, किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब किसी को अपनी गलती का इल्म हो जाए तो उसका अजाला भी जरूरी हो जाता है। दुनिया में अरबों अफराद बगैर किसी नजरिए के जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बस वो पैदा हो गए हैं इसलिए जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो आदमी इसलिए गुजारे कि बस उसे जिंदगी गुजारनी है। अभी तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं है अली, मेरी बात मानो और बकिया जिंदगी सुकून से गुजार दो। अच्छा, मैंने मदहकाना अंदाज में कहा, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नगीता ने एक ठंडी सांस ली। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम जवाबी कार्रवाई करो। मेरा तुम्हारा मुकाबला क्या है? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, किसी के पाबंद नहीं हो। तुम्हें इख्तियार है कि जो चाहो वो काम करो। मैंने कार का रुख तब्दील कर दिया। गुफ्तगू बहुत अहम मोड़ पर आ गई थी। मैं चाहता था कि अभी ये गुफ्तगू जारी रहे। नगीता जिस मूड में थी मालूम नहीं दोबारा इस मूड में आती या ना आती। कार टेरेस महल से दूर होती जा रही थी। मैं एक उलझन में मुब्तला हूँ नगीता, क्या तुम वो उलझन दूर करने में मेरी मदद करोगी? हाँ कहो, क्या बात है? नगीता ने चौंक कर कहा, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तूफानी रात जो शख्स मेरे कॉटेज में घुसा था उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। जब जजीरा इस कदर महफूज है तो मैं खुद भी उस बारे में गौर करती रही हूँ, नगीता ने कहा, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मोशी हावर्ड का रवैया भी उस मामले में गैर मामूली है। तुमने उस शख्स की तस्वीर देखी थी, क्या तुम उसे पहचानती हो? मैंने कहा। नगीता ने नफी में सारी लाया, नहीं, उस शख्स को मैंने कभी नहीं देखा, हालांकि मैं उस जजीरे पर काम करने वाले हर शख्स को पहचानती हूँ। उसने कहा था कि मोशी हावर्ड लोगों से जबरन काम करा रहा है। मोशी हावर्ड ने इस बात की तरदीद कर दी थी और तुमने भी उसका साथ दिया था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू से यही तासर मिलता है जैसे तुम भी जबरन उसके लिए काम कर रही हो। तुम तो मुझे बर्बाद हो गए अली, नगीता ने बुखला कर कहा। मैंने ये कब कहा कि मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ काम लिया जा रहा है? तुमने जो बातें की हैं उनसे इसके अलावा और कोई तासर लिया ही नहीं जा सकता। दुनिया का हर यहूदी अदीमदार इसराइल के लिए अपनी बेसाद इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है अली। ये एक नंबर की इखलाकी पाबंदी है जो हमने खुद अपने ऊपर आयद कर रखी है। दौलतमंद लोग अमलन हिस्सा नहीं लेते तो माली इमदाद करते रहते हैं। क्या तुम यकीन करोगे कि उनकी दौलत का निस्फ से भी ज्यादा इस मद में सर्फ हो जाता है, और जो दौलतमंद नहीं वो अपनी सलाहियतें इस मिशन के लिए वक्फ कर देते हैं और इसके इवज माकूल मुआवजा भी मिल जाता है, और किसी हादसे की सूरत में मुरसा को बेसहारा भी नहीं छोड़ा जाता। तो ये मजबूरी हमारी जाती मजबूरी है, किसी और का इसमें कोई दखल नहीं है। हैरत है, फिर उस शख्स को ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी जिसका कोई सारे पैर भी नहीं है? मैं बुड़बुड़ाया। तुम क्यों इस उलझन में गिरफ्तार हो? तुम तो वहाँ से सही सलामत निकल आए और अब तुम्हें कोई खतरा भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो नगीता? एक शख्स जानता है कि मुझ पर शख्सियत की तब्दीली का अमल किया गया है और अब मैं इसराइल की हमायत में काम कर रहा हूँ, और वो शख्स जो इस राज से वाकिफ है वो आजाद घूम रहा है, तो क्या मैं सुकून की नींद सो सकूंगा? मेरे सर पर तो तलवार लटक रही है,
मालूम नहीं वो शख्स कब ये राज अफशा कर दे। मुझे बताओ, अगर ऐसा हो गया तो मेरी क्या पोजीशन होगी? तुम्हारे खदशात बजाय मगर ये मामला इतना पुरस्कार है कि किसी सूरत हल्क से नहीं उतरता। आखिर वो शख्स कौन था? उस तूफानी रात में तुम्हारे कांटे तक उसकी रसाई कैसी हुई? और सबसे बढ़कर ये कि उसे तुम पर किए गए अमल के बारे में किस तरह इल्म हुआ, जबकि ये बात आम भी नहीं है। उसने तो इससे भी आगे बढ़कर बात की थी, और वो ये थी कि शख्सियत की तब्दीली का अमल मुझ पर कारगर नहीं हो सका है, और ये बात मोशियावट के तहत काम करने वाले बाज अफराद के इल्म में भी है। उसकी तमाम बातें झूठ थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले मेरे इल्म में आती। बुल फाइटिंग के मुकाबले के बाद तुम्हारे जो चेकअप हुए थे उसमें ये चीज भी चेक की गई थी। मैं चौंक पड़ा। ओहो, लेकिन उस वक्त तो मुझे ये बात नहीं बताई गई थी। तुम किसी से इस बात का जिक्र मत करना। नकीता के लहजे में खौफ था। मेरे मुंह से ये बात गलती से निकल गई, वरना मोशियावट ने मैं ये बात जाहिर करने से मना कर दिया था। मैं ऐसी कोई बात जाहिर नहीं कर सकता नकीता जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचने का जरा सा भी एहतमाल हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ अली कि तुम मुझे इतनी अहमियत देते हो, नकीता ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता नकीता, बल्कि तुम्हारी अहमियत है, और मैं तुम्हारे मामले में खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता हूँ। हम इस वक्त गोटेल की एक बड़ी शाहराह से गुजर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। कैथी ब्राउन और जनरल टेरेस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम प्राइवेट नंबर प्लेट वाली कार में सवार ना होते तो इतनी आज़ादी से सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे थे। गोटेल में इतनी शानदार कारें शाज़ो नादर ही थी, और फिर वही कीमती कार तबाह होगी। उसी शराह के एक सिग्नल से गुजरते वक्त मुखालिफ सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार सिग्नल तोड़ती हुई आई, और ऐन चौराहे के वस्त में वो कार पूरी कुव्वत से मेरी कार के अगले हिस्से से टकराई। मैंने फुल ब्रेक लगाकर उस तसादम से बचने की कोशिश की थी। वो बस इसी हद तक कामयाब हो सकी कि नकीता बच गई। मैंने ब्रेक ना लगाए होते तो कार के अगले हिस्से की बजाय वो हिस्सा जद में आ जाता जहां नकीता बैठी थी, और टक्कर जितनी शिद्दत से हुई थी उसके पेश नजर नकीता की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। तसादुम के नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ कारों के ब्रेक चिरचिराने की सदाएं गूंजने लगी। फुल ब्रेक लगने से कार को जो धचका लगा था उसके नतीजे में नकीता का सर बड़े जोर से विंड स्क्रीन से टकराया था, और उसके फौरन बाद जो तसादुम हुआ उससे मेरी कार चौक के वस्त में वाकई ट्रैफिक सिग्नल के चबूतरे से टकराई और नकीता उछलकर मेरी गोद में आ पड़ी, जबकि दूसरी कार किसी खिलौने की मानद कलाबादियां खाने लगी। मुखालिफ सिमत फुटपाथ पर चढ़ने से कबल कई गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी उसकी जद में आ गई थी। चारों तरफ से राहगीर दौड़ पड़े थे। ट्रैफिक बिल्कुल जाम होकर रह गया था। मुझे तो खैर मामूली से झटके लगे थे, अलबत्ता नकीते के जरा ज्यादा चोटें आ गई थी और वो बेहोश भी हो गई थी। मैंने उसे अपने ऊपर से हटाया और एहतियात से सीट पर लिटा दिया। इसी स्ना में ट्रैफिक कांस्टेबल कार के नजदीक पहुंच चुका था। आपकी साथी जख्मी हो गई हैं जनाब, उसने कार के अंदर झांकते हुए कहा। एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया गया है जनाब, और एम्बुलेंस किसी भी लम्हे यहाँ पहुँचने वाली होगी। आपके तो ज्यादा चोटें नहीं आई? नहीं, मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलते हुए कहा। दूसरी कार के ड्राइवर का क्या बना? बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है जनाब, उसे किसी तरह खींच खांच कर कार से तो बाहर निकाल लिया गया, मगर शायद ही बच सकेगा। कांस्टेबल का जुमला खत्म होने से कबल ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस को मुतासर मुकाम तक पहुंचने में थोड़ी दुश्वारी पेश आई थी। फिर दोनों जख्मियों यानी दूसरी कार के ड्राइवर और नकीता को बड़ी तेजी से एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। मैं भी झपट कर एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में घुस गया था। दूसरी कार का ड्राइवर वाकई ही बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था, उसकी सांसें भी टूट रही थी। एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में मौजूद डॉक्टर ने जख्मी ड्राइवर के प्लाज्मा की ड्रिप लगा दी थी और एक इंजेक्शन भी दे दिया था। फिर वो नकीता की तरफ मुतवज्जो हुआ था। इसकी हालत तशवीशनाक नहीं है, मैंने कहा, बस इसे मामूली सी मरहम पट्टी की जरूरत है, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। डॉक्टर ने बड़ी बेरुखी से कहा और नकीता का मुआयना करने लगा। ये सदमे से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने सर उठाते हुए कहा, सर की चोट मामूली नोयत की है, इन्हें हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ेगा। मैंने दूसरी कार के ड्राइवर को गौर से देखा जो स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसकी उम्र बमुश्किल 28 बरस रही होगी। मालूम नहीं वो इतनी तेज रफ्तारी से क्यों ड्राइविंग कर रहा था। एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल की थी जो सीधी शोबा हादसात के बाहर जा रुकी और मुस्तैद वार्ड बॉय दोनों जख्मियों को बड़ी फुर्ती से स्ट्रेचर पर डालकर शोबा हादसात में ले गए। निकिता को जल्दी होश आ गया, उसके सर पर मामूली सी बैंडेज की गई थी, जबकि दूसरी कार के ड्राइवर को तिब्बी इमदाद देने का अमल अब तक जारी था। डॉक्टरों ने निकिता को चूंकि जाने की इजाजत दे दी थी, इसलिए हम दोनों शोबा हादसात से बाहर निकल आए। अभी हम हॉस्पिटल की रायदारी ही में थे कि अकब से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
जरा एक मिनट बात सुनिएगा जनाब। मैंने एक नरम आवाज सुनी मगर मैं बड़े जारहाना अंदाज में पलटा। छू कर मुतवज्जो करने का अमल इंतहाई गैर इखलाकी होता है। क्या बात है, मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मेरा मुखातिब दरमियाना कद का मालिक एक स्याफाम नौजवान था। हादसा आप ही की कार को आया जनाब, उसने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। सवाल उसने मुझसे किया था मगर उसकी नजरें नकीता के चेहरे पर मरकूज थी। हाँ, मैंने उसे घूरते हुए कहा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या आप दोनों हजरात जरा देर के लिए मेरे साथ चलने की ज़हमत करेंगे? नहीं, मैंने सफाई में कहा और नकीता का हाथ पकड़कर उसे चलने का इशारा किया। मुझसे अदम ताउन का मुजाहरा करके आप अपनी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। बेहतर ये है कि मेरे साथ चले चलें। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम हो कौन, मैं तुमसे किसी किस्म का ताउन नहीं कर सकूंगा। उसने जेब में से अपना पर्स निकाला और उसे खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जहां उसका शिनाख्ती कार्ड नजर आ रहा था। उसका ताल्लुक CID से था। ओह, मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो कहाँ चलना है, मैं तुमसे हर तरह ताउन करूंगा। वो मुझे हॉस्पिटल ही में वाकई एक छोटे से कमरे में लाया। कमरे में रखे हुए साजो सामान से ही जाहिर हो रहा था कि वो रिपोर्टिंग सेंटर है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप दोनों ही मुकामी बाशिंदे नहीं हैं। उसने हमें कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सार्जेंट। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम मुकामी बाशिंदे नहीं हैं। पासपोर्ट दिखाइए। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, पासपोर्ट? मैंने हैरत से कहा, वो तो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? उसने खुश्क लहजे में कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि गैर मुल्कियों का बगैर पासपोर्ट घूमना जजीरे पर मना है? नहीं, मैंने नफी में सारी लाया, मुझे तो ये बात मालूम नहीं है। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप लोग कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। उसने एक रजिस्टर खोलते हुए कहा, ये क्या बेहूदगी है? नकीता ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं जख्मी हूँ, मुझसे हमदर्दी करने के बजाय तुम हमें हिरासा करने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि मुझे आप पर गैर मुल्की एजेंट होने का भी शुबा है। जाए वकूआ से मालूम हुआ है कि आपने सिग्नल तोड़ा था, जिससे ये हादसा रूनुमा हुआ है। अगर हमने सिग्नल तोड़ा था तो ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने हमें क्यों छोड़ दिया? उसने आप लोगों को कब छोड़ा? आप लोग तो वहाँ से फरार हो गए थे। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि अगर तुम हमारे साथ इस किस्म का सुलूक करोगे तो हमारे मुल्क का सफारत खाना खामोश नहीं रहेगा? वो बाद की बात है, उसने बेपरवाही से कहा। फिलहाल तो तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी तो पता चलेगा। मेरा खून खोलने लगा था जबकि नकीता गुस्से में आपे से बाहर हो गई थी। तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि हम हैं कौन? उसने बड़े गुस्सीले लहजे में मुझसे कहा। मैंने उसे पुरसुकून रहने को कहा और सार्जेंट से बोला, देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें लॉकअप में मत डालना। मेरी बात सुनकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। अंदाज ऐसा था जैसे उसने कोई बड़ा मार्का जीत लिया हो। तुम 3 अदद कानून शिकनियों के मुर्तकिब हुए हो, तुम्हारे खिलाफ पर्चा तो जरूर कटेगा। मुझे इजाजत दो कि मैं अपने सफारत खाने को मुतला कर दूं। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, उसने मेज पर से रूल हटाते हुए कहा, यहाँ की किसी चीज को भी बिला इजाजत हाथ मत लगाना। मैंने हाथ पीछे हटा लिया। मैं समझ नहीं सका कि तुम आखिर चाहते क्या हो। मैंने बेबसी से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तुम्हें सजा दिलवाई जाए। हम लोग मुजरिम नहीं है सार्जेंट। मुजरिम पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? उसने सर को मनफी में जुम्बच दी। ये फैसला करना तो अदालत का काम है। तुम मुजरिम हो या बेकसूर, मैं तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ। अपने नाम बताओ। सुनो, मैंने सर गोशियाना अंदाज में कहा, क्या बचत की कोई सूरत नहीं? सोच समझ कर गुफ्तगू करो मिस्टर, उसने बड़े जलाल से कहा। अगर तुम्हारे मुंह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात निकली तो एक और चार्ज लग जाएगा। अगर वाकई कोई सूरत नहीं तो फिर रिपोर्ट ही दर्ज कर लो। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं तो चाह रहा था कि ऐसी सूरत निकल आए जिसमें हम दोनों का फायदा हो जाए। दोनों को फायदा? उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, बताओ तुम्हारे दिन में क्या सूरत है? देखो, ये तुम जानते हो कि हम मुजरिम नहीं हैं। हम सिर्फ बेजा ज़हमतों से बचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए अगर तुम हमसे कोई सौदा कर लो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। तुम नहीं माने। मुझे रिश्वत की पेशकश करके आखिरकार तुमने खुद को मुश्किल में फंसा ही लिया। तुम्हारी मर्जी, जितने जाओ मुकदमात बना लो, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमात बना के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो मुझसे रिश्वत लेने के चक्कर में भी था मगर उसका हौसला नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने जरा सी बेपरवाही का मुजाहरा किया तो उसे अपना नुकसान होता नजर आया और उसने कहा, देखो तुम दोनों गैर मुल्की हो। हम लोग गैर मुल्कियों के साथ नर्म रवैया इख्तियार करते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत संगीन इल्जामात हैं। अगर एक बार रिपोर्ट दर्ज कर दी गई तो तुम मुल्क से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। और अगर तुम कोई सूरत हाल निकाल लो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बड़ी लजाजत से कहा। उसने बाल पेन का सिरा ऊँटों से लगाते हुए कहा, क्या दे सकोगे? हम सियाह लोग हैं, हमारे पास ज्यादा रकम तो होती नहीं, और फिर अभी कार का नुकसान भी पूरा करना है। वो मेरा दर्द सर नहीं,
उसने बड़ी बेनियाजी से कहा, मुझसे तो सिर्फ काम की बात करो। वही कर रहा हूँ जनाब, लेकिन मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि इस मामले से जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। 2000 अमेरिकन डॉलर, उसने कहा और नकीता उछल पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे खिलाफ झूठे चार्ज लगाकर हमें लूट रहे हो? अपनी साथी को समझाइए जनाब, इनकी बातें आपकी मुश्किलात में इजाफे का बायस हो सकती हैं। लेकिन जो रकम तुमने तलब की है वो वाकई बहुत ज्यादा है। मैंने नरमी से कहा, इतनी रकम तो हमारे पास से निकलेगी भी नहीं। इल्जामात बहुत संगीन है, लेकिन खैर तुम ये बताओ कि कितने पैसे दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा $200। मैंने कहा, इसके नतीजे में भी मैं कंगाल हो जाऊंगा। सार्जेंट ने एक निगाह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ डाली और अपना इज़्तिराब छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, ये तो बहुत कम है। तुम चूंकि गैर मुल्की और तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तुमसे ये हकीर सी रकम कबूल कर रहा हूँ। लाओ जल्दी से रकम निकालो। जुमला खत्म करते करते उसके लिए अपनी बेचैनी छुपाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने निहायत इत्मीनान से जेब से पर्स निकाला। पर्स अमेरिकी डॉलर के बड़े नोटों से भरा हुआ था। इतने बहुत से नोट देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने निहायत इत्मीनान से पर्स में से $100 के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो गया है, नकीता बुड़बुड़ाई। इस तरह ब्लैकमेल होने की जरूरत क्या थी? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास ज्यादा रकम नहीं है, सार्जेंट ने कहा, मगर वो अपना हाथ नोटों की तरफ से बढ़ने से रोक नहीं सका था। अभी मैं कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक दरवाजा खुला और वही डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ जो एम्बुलेंस में मेरे साथ आया था। इस वक्त पोजीशन ये थी कि सार्जेंट मेरे हाथ से नोट ले रहा था। डॉक्टर बड़े तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था और उसने रिश्वत के इस लेन देन को बड़ी हैरत से देखा था। एक लम्हे के लिए तो सार्जेंट को जैसे सकता सा हो गया हो, मगर दूसरे ही लम्हे वो संभल गया और डॉलर तेजी से मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाले और गुस्सीले अंदाज में खड़ा हो गया। ये कमरे में दाखिल होने का कौन सा तरीका है? उसने डॉक्टर से दुरुस्त लहजे में कहा। कमरे में दाखिल होने से कमर इजाजत लेना जरूरी होता है। आप यहाँ बैठे हैं जनाब और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा बरपा है, डॉक्टर ने सार्जेंट को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम पर मुदाखलत का बेजा मुकदमा भी कायम किया जा सकता है। मैंने जो कुछ कहा है तुमने उसे यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैंने कोई बकवास की हो। पुलिस वाला ही रहता है, ख्वाह उसका ताल्लुक CID ही से क्यों ना हो। मैंने कहा, अपनी खैर मनाओ सार्जेंट, डॉक्टर ने खुश्क लहजे में कहा। जिनसे अभी तुमने रिश्वत ली है ये सदारती मेहमान है। सार्जेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, मगर उसने बेयकीनी से कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी उसने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, वरना वो ये कहने जा रहा था कि अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी रिश्वत ना देते। तुम्हें शायद मालूम नहीं, जिस कार में ये सफर कर रहे थे उसका ताल्लुक सदारती महल से है। जैसे ही ये बात हुई सदारती महल को इतला भिजवाई गई और उसके बाद से जनरल टेरेस ने सबको खड़ा करके रख दिया। सार्जेंट ने थूक निकला। ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने मेहमानों को कत्ल करके इन लोगों ने उनसे कार छीन लिया है और उलिये भी उन्हीं के बना लिए हैं। डॉक्टर ने तंदिया लहजे में कहा, होश के नाखन लो मिस्टर सार्जेंट, जनरल के फोन के बाद से हम इन लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इत्तेफाक से एक वार्ड बॉय ने इन्हें तुम्हारे साथ आते देख लिया था, इसलिए मैं इधर आ निकला। अब मैं जाकर जनरल टेरेस को इतला किए देता हूँ। डॉक्टर वापसी के लिए पलटा ही था कि सार्जेंट ने झपट कर उसे पकड़ लिया। मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब, उसने बदआवाज़ी से कहा, मेरी इज्जत आपके हाथ में, मैं इन लोगों से माफी मांग लूंगा। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है सार्जेंट, मैंने दबंग अंदाज में कहा। तुम किसी मुजरिम को भी रिश्वत लेकर छोड़ सकते हो और उससे मुल्की सलामती को भी खतरा लाहक हो सकता है। मैं कसम खाता हूँ कि अब पूरी जिंदगी कभी रिश्वत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, सार्जेंट ने रो देने वाले अंदाज में कहा। चलिए डॉक्टर साहब, जनरल परेशान हो रहे होंगे, मैंने पलट कर कहा। लकीता भी उठ गई थी, लेकिन सार्जेंट झपट कर मेरे सामने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, उसने रिश्वत वापस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वरना मैं पूरी जिंदगी सुकून का सांस भी नहीं ले सकूंगा। उसे कोई जवाब देने की बजाय मैं पलटकर फोन की तरफ बढ़ गया और फोन का रिसीवर उठा लिया। सार्जेंट ने एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अगर ये मुझे फोन करने से रोकने की कोशिश करे तो तुम इसके सर पर ये रूल रसीद कर सकते हो, मैंने डॉक्टर से कहा और उसने वाकई ही रूल हाथ में उठा लिया। सार्जेंट बारे खौफ के थर थर कांप रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। फोन खुद जनरल टेरेस ने उठाया और मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम कहाँ हो अली? हादसे की खबर सुनकर तो मैं बेहद परेशान हो गया था। अभी मैं हॉस्पिटल ही में हूँ जनरल, घबराने की कोई बात नहीं, हम दोनों खैरियत से हैं। मैं गाड़ी रवाना कर चुका हूँ, हॉस्पिटल पहुँचने ही वाली होगी, फौरन मेरे पास आ जाओ। एक बहुत संगीन नोयत के मसले से 2-4 हो गया हूँ। खैरियत तो है जनरल, मैंने तशवीश से कहा। फोन पर नहीं, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मामला इंतहाई पेचीदा है, शायद तुम भी उसे हल ना कर सको।
क्या बात होगी? नकीता ने मुझसे पूछा। उसे भी अंदाजा हो गया था कि कोई गैर मामूली बात है। महल पहुंचकर ही पता चलेगा। जनरल कुछ परेशान महसूस हो रहा था। मैंने नकीता से कहा, फिर डॉक्टर से बोला, मैं जनरल से तुम्हारे लिए बात करूंगा। मुमकिन है ये तुम्हें बाद में परेशान करने की कोशिश करे। अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम बराह रास्त जनरल टेरेस से मदद ले सको। मैं वादा करता हूँ जनाब, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता, मैंने कहा और नकीता के साथ बाहर निकल आया। हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी मौजूद थी जिसके साथ मुसल्ला मुहाफिजों का दस्ता भी था। ड्राइवर ने हमारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और हम गाड़ी में बैठ गए। टेरेस महल तक पहुंचने के दौरान खामोशी छाई रही। मैं अपनी सोचों में गुम था और नकीता मालूम नहीं किन ख्यालों में थी। मैं तो यही सोच रहा था कि जनरल टेरेस का लहजा बहुत संगीन था। आखिर ऐसा कौन सा मरहला था जिसका हल मेरे पास भी नहीं था। जनरल बड़ी बेताबी से मेरा मुंतजिर था। मुझे देखकर वो तकरीबन झपटता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। तुम लोग खैरियत से तो हो ना? उसने बड़ी तशवीश से कहा। वो तो मैंने फोन पर ही बता दिया था, मैंने कहा। बस तहदीब के सर में मामूली सी चोट आ गई थी। 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कहती खुद आपकी तीमारदारी करेगी, जनरल ने कहा। मैं माजरत चाहता हूँ, अली को जरा अपने साथ ले जाऊंगा, इससे बहुत जरूरी काम है। क्या ऐसी बात है जिसका मुझसे भी छुपाया जाना जरूरी है? नकीता ने शोखी से कहा। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, जनरल ने कहा, लेकिन मामला ऐसा है जिसे मैं खुद आपके इल्म में नहीं ला सकता। अली खुद ही आपको बाद में बता देंगे। जनरल पर शदीद इज़्तिराबी कैफियत तारी थी। उसने तहदीब के जवाब का इंतजार करने की भी जहमत नहीं की और मेरा हाथ पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ एक तरफ चल दिया। मैं बगैर किसी मुज़ाहमत के उसके साथ चल रहा था। जनरल टेरेस सीधा तय खाने के दरवाजे पर जाकर रुका। मेरी हैरत और भी बढ़ गई। आखिर वो तय खाने में मुझे क्या दिखाने के लिए ले जा रहा था? मैंने सोचा, मगर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखना मुनासिब समझा। जो कुछ भी था खुद ही सामने आ जाना था। तय खाने के दरवाजे पर सिर्फ एक फौजी था जो ओहदे के एतबार से कर्नल था। ये भी एक ताज्जुब खेज बात थी। वहाँ तो किसी संतरी को होना चाहिए था, कर्नल का वहाँ क्या काम? तमाम इंतजामात मुकम्मल है? जनरल टेरेस ने कर्नल से पूछा। जी हाँ जनाब, कर्नल ने निहायत अदब से कहा। मैंने जो हदायत दी हैं उन्हें अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लिया है? जनरल ने कहा। जी हाँ जनाब, बहुत अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लिया है। बैली के साथ अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद हर चीज का दारोमदार तुम पर होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ जनाब। आपने हर बात इस कदर वजाहत से समझा दी है कि अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं रही। आओ अली, जनरल ने कहा और एक मैकेनिज्म के जरिए तय खाने का दरवाजा खोल दिया। मैं जनरल टेरेस के साथ बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। तय खाने का दरवाजा हमारे हकम में खुदकार तरीके से बंद हो गया था। मैंने महसूस किया कि तय खाने का दरवाजा बंद होते ही जनरल ने सुकून का गहरा सांस लिया है। तय खाने के अंदर रोशनी थी और नीचे हाल के वस में पड़ी हुई इकलौती मेज सीढ़ियों के ऊपर से भी साफ नजर आ रही थी, जिसके गिर्द सिर्फ 2 अदद कुर्सियां पड़ी हुई थी। मेज पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। मैं जनरल के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और फिर जनरल के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी खुद जनरल ने संभाल ली थी। मैंने तुमको दोस्त कहा है और हमेशा दोस्त ही समझा है, जनरल ने कहना शुरू किया। मैंने तुम्हारे मिशन को अपना मिशन समझा और उसे जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज एक ऐसा हादसा पेश आ गया कि मुझे वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस मनसूख करना पड़ी। मैंने इस मनसूखी की इतला तमाम ममालिक को भिजवा दिया। क्या कह रहे हो जनरल? मैंने चौंक कर कहा। तुमने ऐसी हमाकत क्यों की? इसलिए मेरे दोस्त कि मैं बहुत बेबस आदमी हूँ, जनरल की आवाज बर्रा गई। मैंने महसूस किया कि शहजादा साइम की हिफाजत करना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम क्या कह रहे हो जनरल? शहजादा साइम को क्या खतरा लाहक था? जनरल ने मगमूम नजरों से मेरी तरफ देखा। जब अपना साया ही वफा ना करे तो आदमी किसी से क्या शिकवा करे। लेकिन बेफिक्र रहो, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा कि अली यार खान इसराइली मफादात का हामी हो गया था।